नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल और जी बिजनेस पर आज हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर होम्योपैथी पर बात कर रहे हैं। इलाज का एक ऐसा तरीका जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को मिला दे तो करोड़ों लोगों को इस पर भरोसा है। हिंदुस्तान में ही करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठाते रहे हैं। कुछ लोग इसे प्लेसिबो कहते हैं तो कुछ इसे स्यूडो साइंस कहते हैं। होम्योपैथी का जो पूरा का पूरा ताना बाना है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन होम्योपैथी से जुड़े हुए खास तौर से अगर आप छोटे और जो रूरल एरियाज है वहां के जो तथाकथित डॉक्टर्स को देखेंगे तो वो कोई दवा लिखते ही नहीं है, बल्कि सीधा दे देते हैं। इसीलिए इन पर कई बार आरोप भी लगते हैं। खाने वालों को ये भी आरोप लगता है कि खाने वालों को पता नहीं होता है कि वो क्या खा रहे हैं। होम्योपैथ की किस दवा के बारे में कोई क्लिनिकल रिसर्च इतने पर्याप्त है या नहीं है, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। मगर डॉक्टर हर बीमारी के इलाज का दावा भी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक परंपरागत मेडिसिन जो प्रैक्टिस रही है और इसकी अहमियत भारत सरकार भी समझती है, इसीलिए भारत सरकार भी इसको प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन एक तरफ इसके अपने फायदे हैं, इसका अपना इतिहास है, इसकी अपनी यात्रा है, तो दूसरी तरफ इस पर कुछ सवाल भी हैं। तो आज क्योंकि होम्योपैथी डे पर पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि होम्योपैथी को ज्यादा पुरजोर तरीके से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए कौन कौन सी चुनौतियों से पार पाना है, इस पर बातचीत भी हो रही है। इसीलिए आज हम इस चर्चा में बात करेंगे, खासतौर से तब जब जिस देश में ये पैदा हुआ ये पूरी विधा, उस जर्मनी में ही इस पर सवाल उठने लगे हैं। तो शो में बात करेंगे होम्योपैथी के, इससे जुड़ी हुई सच्चाई, इससे जुड़े हुए मिथक और जितनी डिफिकल्टीज होम्योपैथी के क्षेत्र में इससे जुड़े हुए लोगों को आ रही हैं उनको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। एक समग्र चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ, एक बैलेंस्ड व्यू। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। होम्योपैथ का जन्म 1796 में जर्मनी में हुआ था। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने इसकी खोज की। इसका मूल सिद्धांत है लाइक और क्योर्ड बाय लाइक्स, यानी विष ही विष की औषधि है। इसी सिद्धांत पर होम्योपैथ में इलाज भी होता है। होम्योपैथ की दवाओं में खनिजों, पौधों जैसे प्राकृतिक चीजों की नैनो खुराक का इस्तेमाल होता है। कुछ दवाएं कीट पतंगों से भी बनाई जाती हैं। भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में होम्योपैथ खूब लोकप्रिय रहा है। भारत में तो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद भी है। देश में 2,83,840 रजिस्टर्ड होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स हैं। देश में 195 होम्योपैथी के कॉलेजेस हैं। इनमें बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी होती है। 43 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस हैं। देश में 400 से ज्यादा होम्योपैथी की दवा बनाने वाली यूनिट्स भी हैं। मगर विकसित देशों में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। यूरोप में कई देशों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। फ्रांस ने 2021 से होम्योपैथ के इलाज का रीइंबर्समेंट देना बंद कर दिया। ब्रिटेन में भी 2017 से एनएचएस के तहत इसकी सर्विस बंद कर दी गई है। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में भी सरकारी हेल्थ सर्विस के तहत इसकी सर्विस बंद कर दी गई है। जर्मनी में भी इसके इलाज का रीइंबर्समेंट बंद करने का फैसला किया गया है। अब की किसी दवा को मान्यता नहीं देता। मगर ऐसा क्यों है? एलोपैथ में एंटीबायोटिक्स अब्यूज की बात होती है। ऐसे में होम्योपैथ को प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि दरअसल होम्योपैथ में सब कुछ बहुत सीक्रेट होता है। मसलन हम पानी की एक बोतल भी बिना ब्रांड देखे नहीं खरीदते। खाने की हर चीज के पीछे एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मगर होम्योपैथ में कौन सी दवा हम खा रहे हैं अक्सर इसका पता नहीं चल पाता। खास तौर से छोटे शहरों और गांव देहात में होम्योपैथ के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो दवा लिखते ही नहीं। तो क्या ऐसे में मरीजों को यह जानने का हक नहीं है कि उसे जो दवा दी जा रही है उसका नाम क्या है और वो किस चीज से बनी है? दूसरा, होम्योपैथ के डॉक्टर्स हर बीमारी के इलाज का दावा तो करते हैं। कैंसर से लेकर किडनी की बीमारी, सबका इलाज होम्योपैथी में है, ये दावे किए जाते हैं। मगर इनके समर्थन में क्लिनिकल रिपोर्ट्स की भारी कमी है। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथ दवा बनाने वाली कंपनियों को, रिसर्चर्स को, अगर उनके पास कोई क्लिनिकल रिपोर्ट है तो पब्लिश करनी चाहिए। इसी के साथ इन रिपोर्ट्स का पीयर रिव्यू भी होना चाहिए। एक और बड़ा कारण है होम्योपैथिक दवाओं में अल्कोहल का इस्तेमाल। कई बार होम्योपैथ डॉक्टर सीधे मदर टिंचर देते हैं। इनमें 90% शुद्ध अल्कोहल होता है। बड़ों को तो कम, मगर छोटे बच्चों के लीवर के लिए इसकी कुछ बूंदें भी खतरनाक हो सकती हैं।
ऐसे में होम्योपैथी के डॉक्टर्स, इसके समर्थकों की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम सवालों का जवाब दें और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने की कोशिश करें, क्योंकि होम्योपैथी का सबसे उजला पक्ष यह है कि इसमें किसी भी साइड इफेक्ट्स के होने की बात सामने नहीं आती, और अगर होम्योपैथ को लेकर वैज्ञानिक तथ्य साबित हो जाते हैं तो ये लोगों के इलाज का सबसे अफोर्डेबल तरीका भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीरज पसरीचा सर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर पसरीचा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर सर, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ठक्कर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे आज की परिचर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन डॉक्टर पसरीचा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, और सबसे पहले तो आपको विश्व होम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, इस बात को हम सब मान रहे हैं और सरकार भी इस बात को मान रही है कि होम्योपैथी के बारे में जितनी अवधारणाएं हैं इसके लेकर, उतने ही सवाल भी हैं सर। और मुझे लगता है कि थ्योरी से ज्यादा इस पर सवाल बहुत ज्यादा है। और सरकार भी इस बात को मानती है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो भी हमारी आयुष पद्धतियां, जिसमें आयुष में एच जो होम्योपैथी का रखा गया है, सरकार ने आयुष मंत्रालय का जब किया, अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं दिला पाती और बहुत सारे प्रश्नों में घिरी हुई हैं। ऐसी क्या बात है सर? इसमें एक छोटी सी धारणा जो हमारे पास ये बनती है जी कि होम्योपैथी का इलाज जो है एक तो स्लो है, पहली चीज़। दूसरा, बहुत छोटी बीमारियों के लिए बना है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, जबकि एक्चुअली बिल्कुल उलट है। हम लोग अभी खांसी, जुकाम, बुखार से बहुत आगे बढ़ के सीरियस डिजीजेस ट्रीट करते हैं और सफलतापूर्वक ट्रीट करते हैं। आप ये समझें कि कोई भी सीरियस डिजीज आप ले लें, पैरालिसिस के अटैक्स, स्ट्रोक के अटैक्स, वी आर ट्रीटिंग देम सक्सेसफुली। और वो कैसे संभव है? अगर होम्योपैथिक दवा देर से काम करती है। अगर वो सब हम कर सकते हैं तो आप ये सोचिए कि कितनी इन डेप्थ स्टडी डॉक्टर हनीमन के टाइम से होती चली आ रही है, जिससे कि ये सब संभव हुआ है। जी धारणा ये है कि होम्योपैथी। जी, आप बताइए प्लीज। जी हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि आपने बिल्कुल सही कहा। इस बारे में आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जितने भी होम्योपैथ से जुड़े हुए लोग हैं उसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो साइंटिफिक टेम्पर, जो लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर या जो स्यूडो साइंस का तमगा दे दिया जाता है, उसको आप लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बट मेरा प्रश्न ये है सर, इसके बावजूद जो लोग होम्योपैथी में विश्वास करते हैं उनके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तब आ जाता है जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं कि बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है। जर्मनी में जहां पर इसका उद्भव हुआ, वहां पर आज इसके क्लेम्स को लेकर एक तरह का बहुत ज्यादा वहां पर आम राय नहीं है। सरकार इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है, तो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल पाई सर वर्ल्ड वाइड? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वहां पे ये सब होता जा रहा है, रिम्बर्समेंट बंद हो रहा है। ब्रिटेन में भी उन्होंने रिम्बर्समेंट बंद कर दिया, एनएचएस में भी बंद हो गया। लेकिन आप समझें इसके पीछे राज क्या है। यहाँ पे एक छोटा सा राज है कि होम्योपैथी जितना आगे बढ़ती जा रही है, इट हैज़ नाउ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू WHO। अगर ये सूडो साइंस है तो अभी तक इसको सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम कैसे बन गई है? अगर ये कारगर नहीं है तो भी वही सवाल है कि ये सब कैसे हुआ। रिम्बर्समेंट बंद हो गया, जर्मनी में हो गया, एनएचएस में हो गया, यूके में। लेकिन उसके पीछे सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम लोग अपने आप को वैसे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद जैसे कि हमें करना चाहिए। ये हमारा फॉल्ट है। बट अभी सीनियर प्रैक्टिशनर्स लाइक मी और सब जो है CCRH है, इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ प्रमोटिंग होम्योपैथी ओनली फॉर वन रीजन, क्योंकि उनको ये मालूम है होम्योपैथी ट्रीट्स। होम्योपैथी नॉट ओनली ट्रीट्स द डिजीज बट डिजीज्ड पर्सन। एक छोटी सी बीमारी को लेके हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं,
we treat the person as a whole who has the disease. एब्सोल्युटली। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जी सर, मैं आपसे बात जरूर आऊंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर मुकेश बत्रा साहब, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं डॉक्टर बत्रा चेन ऑफ होम्योपैथी के। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और ठक्कर साहब के पास चलने से पहले मैं बत्रा सर आपके पास ही आना चाहूंगा, और विश्व होम्योपैथी दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे सर, इसके क्या गुण हैं, इससे जुड़ी हुई क्या सकारात्मक अवधारणाएं हैं, इसको हम समझ रहे हैं, उस पर बातचीत भी होती है, लेकिन हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रह गया कि होम्योपैथी को जो लोग आप सोचते हैं कि वो मकाम मिलना चाहिए पूरी दुनिया में, वो मिल नहीं पा रहा, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही। चैलेंजेस क्या है सर? सबसे पहली चैलेंज तो ये है कि लोग मानते हैं कि ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है उसको प्रूव करने के लिए। और ये जो है बॉम्बे आईआईटी में भी इसके रिसर्च हुआ है कि जब आप दवाई जो है इतनी कमती मात्रा में दे रहे हैं तो कैसे वो काम करती है। तो अभी जो है काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, कई बीमारियों के क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं दुनिया भर में, और रिसर्च हो चुका है कि ये जो छोटी मात्रा में जो दवाई दी जाती है, इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज दैट वी हैव। द सेकेंड चैलेंज ऑफ कोर्स इज़ कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादातर इसमें और क्लिनिकल ट्रायल्स हों, और रिसर्च हो, और R&D हो, और ये जो है अभी काफ़ी हो रहा है। तीसरा चैलेंज है जो एजुकेशन है उसको स्टैंडर्डाइज करना। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो है अभी 200 से ज़्यादा होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, वो सब यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हैं, पर जो एजुकेशन है वो इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं है सब कॉलेजेस में। और विदेशों में है, कहीं तो 6 महीने का कोर्स होता है, आप 6 महीने का कोर्स करके होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यूरोप में तो आपको MD डॉक्टर होना पड़ता है, और फिर देन ओनली कैन यू प्रैक्टिस होम्योपैथी। सो होम्योपैथी इज़ अ सुपर स्पेशलाइजेशन। तो जब तक ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, जब तक अच्छी तरह से क्लिनिकल रिसर्च नहीं होगा, और मोर थिंग्स ऑफ द एफिकेसी, प्रूफ ऑफ द एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी, जब वो होगा तो फिर ऑब्वियसली जो है होम्योपैथी जो है बढ़ जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी जैसे अब आपने सुना पहले कि इट्स द सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इवन दो इट इज़ द यंगेस्ट, और ये 25% बढ़ रहा है हर साल पिछले 5 सालों तक, और इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि पीपल आर लुकिंग फॉर सेफर ऑल्टरनेटिव्स एंड होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। यानी मैं ये ऐसा मानता हूँ कि जितनी भी केमिकल दवाएं हैं उसकी हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लोग अभी तंग आ गए हैं, इसलिए वो ऐसी प्रणाली को चुन रहे हैं जिसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो। और होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, एकदम मामूली होता है, ना कि बीमार होता है, उसमें टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं होती। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए जो है होम्योपैथी जो है बहुत बढ़ रही है। और दूसरी है ये होलिस्टिक मेडिसिन है। अभी मुझे लगता है कि लोग तंग आ गए हैं कि अगर मेरा एक शरीर है, एक बॉडी है, एक दिमाग और शरीर जो है साथ में है, जिसकी तुलना साथ में होती है, फिर भी मुझे 10 अलग अलग डॉक्टरों के पास एक शरीर के लिए क्यों जाना पड़ता है? ठीक, तो ऑलरेडी पीपल आर फेड अप ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, दे आर फेड अप ऑफ गोइंग टू ऑफ वेरी हाई Alright, मेडिकल बिल्स। Yes. और अभी वो लोग देख रहे हैं कि कोई होलिस्टिक मेडिसिन होगी जैसे होम्योपैथी है, जहाँ पे दिमाग और शरीर की तुलना होती है, और जो है एग्जैक्टली जो मेडिसिन है आपके लिए, जिसे कहते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन, वो दी जाती है। तो आपको अलग अलग डॉक्टरों के पास भागना नहीं पड़ता, और जो बीमारी है उसकी जो रूट है, कॉज है, वो ठीक होता है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि भारतवर्ष जैसे देश में मेडिकल जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं है। और होम्योपैथी जो है क्योंकि एक लो कॉस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, भारतवर्ष के देश के जैसे देश में ये बहुत आसानी से फैल सकती है, और इसका बहुत लाभ लिया जा सकता है लोगों से। एब्सोल्युटली। ठीक है सर, मैं जरा डॉक्टर ठक्कर के पास जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके लोगों के पास भी। डॉक्टर ठक्कर, सरकार प्रमोट करना चाहती है होम्योपैथी को, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नॉर्थ इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथ भी लॉन्च किया है। इससे पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी हमारी ऑल्टरनेटिव जो परंपराएं हैं, चिकित्सा पद्धतियां, उनको हम इंटीग्रेट करेंगे, अमैल्गमेशन आएगा उनका। आपको क्या लगता है सर, एलोपैथ वर्सेस होम्योपैथ का सवाल तो बड़ा ऐसा हो जाता है कि जिस पर चर्चा आप जितनी कर लीजिए उसका कोई तोड़ निकल नहीं पाता, लेकिन जितनी भी हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो एक धारा में जुड़कर अब तक क्यों नहीं आ पाई? क्या आपको लगता है कि ये जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है ये क्यों है?
देखिए, शुरुआत में तो मैं मेरे सारे होम्योपैथिक कोलीग्स को हैप्पी होम्योपैथी वर्ल्ड डे आज विश करना चाहता हूँ। और आपके सवाल का जवाब जो आप मांगते हैं, मैं ये ज़रूर एक्नॉलेज करता हूँ कि होम्योपैथी एक एस्टेब्लिश्ड साइंस है। होम्योपैथी खास करके हिंदुस्तान में काफ़ी वाइड स्प्रेड है, एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ मेडिसिन है जो प्रोबेबली नंबर 2 है, और उसमें भी साइंस है जैसे एलोपैथी में साइंस है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि दोनों साइंस एक ही लकीर पे चले, एक ही प्रिंसिपल पे चले, मगर दोनों के साइंस है। और जैसे मोदी जी ने भी प्रमोट किया है, हिंदुस्तान में हर किस्म के साइंस हमें प्रमोट करना चाहिए। उनकी थियरीज, उनके डिटर्मिनेशन, उनके मेथड्स अलग हैं, मगर वहाँ भी रिजल्ट्स आते हैं, जैसे हमने हमारे पेशेंट्स को देखा है। हमारी थियरीज हम जानते हैं, उनकी थियरीज हम जानते नहीं है बट मानते हैं। तो ये दोनों फील्ड को इंटीग्रेट करके इकट्ठे करना तो मुश्किल की बात है, क्योंकि हर एक की थियरी अपने माउंटेन के ऊपर खड़ी है। मेरा तो यही कहना है कि होम्योपैथी में साइंस है, में थियरी है, में प्रैक्टिस है, और होम्योपैथी भी सफल है जैसे आयुर्वेदा सफल है, जैसे हमारी एलोपैथी सफल है। तो इसमें कोई क्लैश की तो बात ही नहीं है। हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों साइंसेस पढ़े हैं, उनकी अप्रोच और हमारे अप्रोच में अलग है बात, मगर रिजल्ट्स जब मिलता है, इम्पॉर्टेंट चीज है पेशेंट का विश्वास। जब पेशेंट एक थियरी के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर विश्वास करके उस ब्रांच पे जाता है, तो ये सही नहीं होगा कि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ब्रांच का डॉक्टर उसे क्रिटिसाइज करे, क्योंकि पेशेंट का विश्वास अगर होम्योपैथी पे है, अगर आयुर्वेदा पे है या एलोपैथी पे है, उनका विश्वास का हमें पालन करके, उनको मेडिसिन दे के, पूरी कोशिश करके, रिस्पेक्ट करके उनके डिजीज को हमें एड्रेस करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वाकई में आपने कहा कि लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक के उस पार, क्योंकि हमारे साथ होम्योपैथी के दुनिया के सबसे बड़े नाम, बड़े सबसे चर्चित नाम इस वक्त हमारे साथ हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उनसे हम ऐसे सवाल पूछे जिससे होम्योपैथी को चाहने वाला, उसका समर्थन करने वाला व्यक्ति जूझता है। कुछ सवालों का हमने जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन एक छोटा सा, जैसे होम्योपैथी को लेकर अभी भी ये जो इफेक्टिवनेस को लेकर, सेफ्टी को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, रेगुलेशन को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं आज तक, इनका क्या उत्तर दिया गया? और दूसरा, जो बार बार सरकार भी कहती है कि आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए, आप क्लिनिकल ट्रायल्स लाइए, आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशंस में आइए, आप ज्यादा से ज्यादा जर्नल्स पब्लिश कीजिए, स्टडीज पब्लिश कीजिए, सर्वेस पब्लिश कीजिए, क्या वो उस मुकाबले कर पा रहे हैं जिससे होम्योपैथी को हम आगे ले जा सके, या ये होम्योपैथी इसी तरह से सवालों के घेरे में रहेगी? इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है अगर हम होम्योपैथी को समग्र रूप में समझना चाहते हैं। तो विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज हम होम्योपैथी से जुड़े हुए इलाज की जो सच्चाई है और उससे जुड़े हुए मिथक हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ टफ सवाल भी हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं, इनफैक्ट जूझते हैं होम्योपैथी से जुड़े हुए लोग डे टू डे लाइफ में। तो उन सवालों का जवाब हम देश के होम्योपैथी से जुड़े हुए सबसे विद्वान लोगों में से एक डॉक्टर पसरीचा और डॉक्टर बत्रा से ले रहे हैं। डॉक्टर पसरीचा, अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये साइंस आपका इतना पुराना है, उसकी पूरी बाकायदा उसका एक साइंटिफिक आधार है, उसके बावजूद आप साइंटिफिक कम्युनिटी में ये अभी आम राय क्यों नहीं बना पाए हैं कि ये सिर्फ प्लेसिबो ही नहीं है, इसके पीछे जो थ्योरीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च बताया जाता है, इसके बारे में लिटरेचर बहुत ज्यादा नहीं है, लाइब्रेरी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में, आम लाइफ में इतना ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जानकारी नहीं है सर। तो क्यों नहीं है और क्या कारण आप इसका मानते हैं? ओके,
सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए CCRH इज अ गवर्नमेंट फंडेड बॉडी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, और आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर विज्ञान भवन में उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। अगर ये सब नहीं होता, अगर रिसर्च नहीं हो रही होती, तो इतना बड़ा कार्यक्रम गवर्नमेंट फंडिंग से हमें नहीं मिल सकता था। बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। हाँ, अगर आप ये बोले कि एलोपैथी की तरह पे इसमें रिसर्च, तो उसमें फंडिंग की इशू है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स लाइक मी, हम लोग जो छोटे मतलब जिसको कहना चाहिए कि बहुत बड़े क्लिनिक्स हमारे नहीं हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन हम काम फिर भी उतना ही कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही समस्या है कि शायद एलोपैथी वाले, आई मस्ट अप्रिशिएट डॉक्टर ठक्कर, उन्होंने ये बोला कि हम भी उनके कलीग्स हैं, हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हम एक्सेप्ट करते हैं कि जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है, जी हाँ। इमीडिएट सर्जरी है, वहाँ पे शायद हम उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन अवॉइड सर्जरीज। जैसे स्टोन्स की सर्जरीज हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो मेरा फील्ड है दैट इज स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में ये एलोपैथ्स ये कहते हैं कि उसको रिमूव कर देना चाहिए क्लॉट को, और प्रेशर जो है उसको रिलीज करना चाहिए, और हम ये कहते हैं बिना उसको रिलीज किए भी होम्योपैथी से पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है, एंड दिस इज द ट्रूथ। अगर आप कहें तो इसके लिए हमारे पास साइंटिफिक साक्ष्य है। जी हाँ, बट सर क्या जो डायग्नोसिस है, क्या उसमें आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जब बीमारी आ जाए या बीमारी के बारे में अनुमान लग जाए तो उनको एक दवा दे दी जाती है होम्योपैथ में, लेकिन डायग्नोसिस एज सच पिन पॉइंटेड टू द पॉइंट जो एग्जैक्टली नहीं हो पाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि हम इन्वेस्टिगेशंस उस तरह से नहीं कराते हैं जैसे एलोपैथ्स कराते हैं, शायद आपका मतलब यही है। इज दैट करेक्ट? जी हाँ, जैसे किसी के शरीर के अंदर किडनी स्टोन है, तो होम्योपैथिक में जब डायग्नोस हो जाएगा तो संभवतः फिर यह दावा किया जाएगा कि किडनी स्टोन हम होम्योपैथी दवाई से निकाल देंगे। लेकिन अगर वो पता ही नहीं चलेगा, पेट दर्द है और होम्योपैथिक डॉक्टर ने उनको एक दवा दे दी और पता ही नहीं चल पाएगा कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है, तो इस वजह से कई बार स्टोन की प्रॉब्लम्स जो है वो सीवियर कंडीशंस में, क्रॉनिक कंडीशंस में तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल आप से मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम लोगों को सिम्टम से पता चलता है कि ये अगर स्टोन का केस है, हम उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे और उसका स्टोन नॉर्मली इन 99.9% केसेस वो निकल जाता है विदाउट सर्जरी। ओके, निकलता है। मतलब हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन तो वहां कराने की, जैसे स्ट्रोक की बात कर रहा हूं मैं आपसे जी। हमारे साथ अभी रिसेंटली मेरे पास 2 ऐसे केसेस आए जिसमें कि उन्होंने मेरे को फोन किया कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उनसे 2 ही सवाल पूछे गए कि क्या आपको अनकॉन्शियसनेस हुई? उन्होंने बोला जी हुई। आप गिरे? हाँ जी गिरे। और उसके बाद में उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि अपनी टंग दिखा दें। अगर आपकी टंग टेढ़ी हो रही है और वो प्रोग्रेसिवली टेढ़ी हो रही है तो हमें मालूम है कि वो स्ट्रोक है। ऑलराइट सर, ऑलराइट। हाँ, मैं क्विकली सर, जी हाँ, मैं आपका सवाल मुझे मिल गया सर, हमारे दर्शकों को भी मिला होगा। मैं क्विकली, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, डॉक्टर बत्रा भी हमारे साथ हैं, लेकिन पसरीजा सर एक सवाल मेरा आपसे, एक आरोप जो लगता है वो ये लगता है कि जो दवा होम्योपैथिक डॉक्टर्स लिखते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उनकी तो बहुत बड़ी तादाद है जो छोटे शहरों में है और सो कॉल्ड फर्जी डॉक्टर्स हैं, वो उनके बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लेजिटिमेट प्रैक्टिशनर्स हैं, दवा जो लिखी जाती है, क्या उनकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होता है कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह की है? डेफिनेटली, अगर आप इसको सिंगल डोज अगर प्रैक्टिशनर हैं, जैसे हम लोग करते हैं, सिंगल डोज प्रैक्टिशनर है, आर्सेनिक एल्बम मींस आर्सेनिक एल्बम, उसमें और कुछ नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशंस। अगर कॉम्बिनेशंस हैं उसका क्या इफेक्ट आएगा हमें बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन सिंगल डोज है, आर्सेनिक है, ब्रायनिया है, फॉर दैट मैटर एनी होम्योपैथिक मेडिसिन, सिंगल ड्रग, सबके इंग्रेडिएंट्स हमें पता होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर आप उसको 30 पोटेंसी के बाद में अगर केमिकली टेस्ट करेंगे तो केमिकली उसमें एक अणु भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन उसकी नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो पार्टिकल्स हैं, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को इतना एनहांस कर देते हैं
कि सिंगल डोज में मरीज को फायदा होना शुरू हो जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ होम्योपैथी। ऑल राइट सर। डॉक्टर बत्रा, अब समग्र रूप से मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमने बहुत सारे सवालों के जवाब लिए डॉक्टर बत्रा, और आपके पास भी इस तरह के सवाल आते होंगे, लेकिन क्या कोई एक जवाब है? क्योंकि जो ट्रस्ट होना चाहिए, जो पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन होने चाहिए, और दूसरा जो पूरी दुनिया में इसे लेकर एक तरह की धारणा ये है कि होम्योपैथी पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, इसका साइंटिफिकली प्रूफ हमारे पास नहीं है, तो जो थोड़ा सा छिटक रहे हैं देश, इसका कोई समाधान आपके पास सर? जी हाँ, ज़रूर। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 200 सालों में काफ़ी रिसर्च हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शुरुआत में जब होम्योपैथी शुरू हुई थी तो तकरीबन सिर्फ 200 बेसिक दवाइयाँ थी। अभी जो है 20,000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं। तो नई दवाइयों का शोध जो है वो शुरू रहता है और हो रहा है इतने सालों तक। और आपको पता है कि अगर आपको एक मॉलिक्यूल भी अगर प्रूव करनी होती है नई ड्रग में, तो उसे कितना समय लगता है। इसके अलावा जो है काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, और अभी जो है जो दवाइयाँ जो हैं वो GMP से प्रैक्टिस होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसमें सब FDA अप्रूव्ड होती हैं हर देश में। वो एक इंटरनेशनल फार्माकोपी है, उसके हिसाब से बनाई जाती हैं, और जो है अभी उनका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है पहले से। तो ये भी जो है एक बहुत बदलाव आया है, उसमें एक्सेप्टेंस जो है फिर ज़्यादा। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, क्योंकि मुझे शो भी रैप करना है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, पूरी देश में होम्योपैथी के नाम पर डॉक्टर्स की एक पूरी की पूरी झोला छाप डॉक्टर्स हम उनको कहेंगे, उनकी पूरी की भीड़ खड़ी है, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, होम्योपैथी के नाम पर वो सबको दवा बांटते रहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, ऐसे डॉक्टर से सावधान रहने कितना जरूरी होगा सर? डॉक्टर बत्रा। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को पास करने में तकरीबन 10 साल लगते हैं क्वालिफिकेशन में। 5.5 साल एक यूनिवर्सिटी कोर्स होता है, उसके बाद 3 साल MD कोर्स होता है, उसके बाद एक फेलोशिप कोर्स है डर्मेटोलॉजी का। तो ये तकरीबन 10 साल लगते हैं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, और अभी वो इलीगल है हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करना इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो मैं मानता हूँ कि आप जो है अगर अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप काफ़ी रिस्क ले रहे हैं, and therefore it is not good that you should treat yourself or get treated by unqualified people. Always consult a qualified homeopath. ये बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि ये होम्योपैथी की जो यात्रा है, इसका एक बहुत बड़ा रुकावट ये भी रहा है कि होम्योपैथी के नाम पर कुछ लोग तथाकथित रूप से फर्जी डिग्रियां लेकर छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में अपनी दुकान खोल लेते हैं, और उसके बाद वो ये विधा जो है ये एक तरह से बदनाम होती है। लेकिन इस पे सरकार काफ़ी काम कर रही है, डॉक्टर पसरीचा, डॉक्टर बत्रा जैसे लोग हैं जो इसे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं सर आपको विश्व होम्योपैथिक दिवस पर, और उम्मीद करते हैं कि यह विधा सरकार जिस स्वरूप के साथ आगे ले जाना चाहती है वो आगे बढ़े, और जो इसमें विकार हैं मौजूद यदि कुछ हैं तो उनके बारे में भी जल्द से जल्द भ्रांतियां दूर हों, साइंटिफिक टेम्पर और तेज इसमें आगे बढ़े, रिसर्चेज आए हमारे सामने निरंतर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर बत्रा, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर पसरीचा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।